माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर को निस्तारित कर दिया है और हाल ही में श्री अर्नब घोष जी की याचिका को खारिज करते हुए जो क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन था उसको डिसमिस कर दिया है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश से एक और याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर है। 2018 में 28 जून 2018 को एनसीटी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में पात्र माना था। इसके बाद से ये जो याचिका है इसमें यही प्रेयर किया गया है कि अभ्यर्थियों ने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में एडमिशन लिया, तो फिर उनकी क्या गलती है, जवाबदेही तय होनी चाहिए एनसीटी की। इसमें यही सब प्रेयर किया गया है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थियों का भी इसमें डेटा इंक्लूड किया गया है जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ना तो टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन ना होने की वजह से ना तो पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइमरी में उनको बाहर ही निकाल दिया गया है, अपर प्राइमरी की वैकेंसी आती नहीं है। तो उस कंडीशन में ये सारे अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करके इसमें इस याचिका में प्रेयर किया गया कि इन अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी जाए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो इन्हीं सब प्रेयर को लेकर के और ऐसे अभ्यर्थी जो 2018 से लेकर के 2023 यानी जब तक जजमेंट आया उस समय तक अगर बीएड में एडमिशन ले लिए हैं तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, उनको प्राथमिक में भविष्य में आने वाली भर्तियों के लिए पात्र माना जाए क्योंकि उन्होंने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में प्रवेश लिया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर करने के लिए यही याचिका दायर की गई है ताकि उनको राहत दी जाए और उनको आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों में मान्य किया जाए। अब ये मामला अभी लिस्ट नहीं हुआ है। देखिए, ये 10 जनवरी 2014 को ये रजिस्टर हुआ है और फाइल हुआ था 10 जनवरी 2024, माफ़ कीजिएगा 7 जनवरी 2024 को फाइल हुआ था और 10 जनवरी 2024 को रजिस्टर हुआ था। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक तरीके से जो हियरिंग डेट है वो फाइनल नहीं की गई है। जल्द ही विद इन 10 डेज इस केस की फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबल है कि ये मामला उसी बेंच में जाएगा जो कि ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने जिस बेंच को सुना था। हालांकि वो दोनों बेंच अलग अलग बेंच में, क्योंकि समय समय पर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा अलग अलग बेंच में अलग अलग जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है और कई बार स्पेशल बेंच बनाई जाती है। जैसे कि जो आप देखेंगे कि पहले ये मामला जो क्लेरिफिकेशन वाला था वो श्री अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में गया था और दूसरे जो जज थे वो अलग थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास केस को ट्रांसफ़र किया ये कहने के लिए कि एक स्पेशल बेंच बनाई जाए, क्योंकि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट लिखे थे वो श्री सुधांशु धूलिया जी थे और उनके माध्यम से ही इन चीज़ों का क्लेरिफिकेशन हो सकता है। इसी वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से एक स्पेशल बेंच बनी जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया दोनों थे और उन्होंने ही मामले को डिस्पोज किया, याचिका को डिसमिस करते हुए यानी खारिज करते हुए। तो इस वाले मामले को लेकर के क्या फिर से स्पेशल बेंच बनेगी, मतलब कि ऑनरेबल दोनों जस्टिस क्या इस मामले को सुनेंगे, या फिर अगर किसी ऐसी बेंच में जाता है जिसमें एक भी जज होंगे जो कि इन दोनों मैटर को सुने होंगे तो भी इस मामले को लिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि मोस्ट प्रोबेबल यही है कि पहले ऐसे बेंच में ये मामला जाएगा जिसमें दोनों में से कोई भी एक जज वहाँ पर सम्मिलित होंगे और अगर उनके द्वारा फिर से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कि स्पेशल बेंच बना दीजिए, जो कि 11 अगस्त में दोनों ऑनरेबल जस्टिस बैठे थे, तब जाकर के ये मामला स्पेशल बेंच में जाएगा। अन्यथा की कंडीशन में अगर अलग अलग जज भी किसी बेंच में बैठे होंगे तो उसमें मामले को लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन यह तय है कि ये मामला जाएगा उन्हीं ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में, दोनों में से किसी एक के बेंच में, जो कि 11 अगस्त के फैसले को दिए हुए थे, क्योंकि ये डायरेक्टली उसी से जुड़ा हुआ मैटर है। तो आप उत्तर प्रदेश या फिर देश के किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपके लिए ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी मैटर्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बहस हो सकती है। हालांकि आप देखेंगे जो क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन था उस पर जो श्री प्रशांत भूषण सर जब बीएड की पक्ष को रख रहे थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे श्री सुधांशु धूलिया जी ने उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन ये पूछते हुए किया कि क्या ये मैटर सिर्फ रोजगार देने से है। उन्होंने ये बताया कि मेन मैटर यहाँ पर रोजगार का है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बीएड के पास तो अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी, मतलब कि उन्होंने ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने सीनियर सेकेंडरी का वर्ड यूज़ किया था। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की बात की जाती है, जिसे आम भाषा में हम लोग पीजीटी बोलते हैं, कक्षा 11-12 के टीचर को बोलते हैं। उससे नीचे जाएंगे तो टीजीटी होता है 9-10 के टीचर, उससे नीचे जाएंगे तो अपर प्राइमरी का टीचर होता है। तो इन सब को लेकर के ऑनरेबल जस्टिस जो थे उन्होंने खुद क्रॉस क्वेश्चन पूछा बीएड के वकील से कि ये केवल रोजगार देने का मैटर नहीं है, बीएड के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे मौके हैं, अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी,
जहां तक बात है डीएलएड की, तो उनके पास केवल प्राइमरी का मौका है। ये ऑनरेबल जस्टिस के वर्ड थे, क्योंकि आप केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं, बाकी राज्यों में आप देखेंगे तो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो इंटरमीडिएट ही होती है, और इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड अगर आपने किया है तो ना तो आप प्रमोशन पाने के लिए हकदार होते हैं अपर प्राइमरी में, और ना ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी, जो मेजॉरिटी राज्यों को देखा जाए तो 90% ऐसे राज्य हैं जहां पर इंटर प्लस डीएलएड में प्रवेश होता है, तो वो तो डायरेक्ट अपर प्राइमरी में जा नहीं सकते, ना तो उनका प्रमोशन हो सकता है, तो उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा। वही बात उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस ने उस दिन सुनवाई में कहा था कि डीएलएड के पास तो केवल एक ही विकल्प है प्राइमरी का, बाकी के सारे विकल्प हैं वो तो बीएड के पास है। उसके बाद से जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे श्री प्रशांत भूषण सर, उन्होंने ये कहा कि ये मैटर, चूंकि प्राइमरी में ही बल्क में वैकेंसी आती है तो यहाँ पर ज़्यादा जो चांसेस मिलते हैं वो प्राइमरी में मिलते हैं, इस वजह से, लेकिन इस बात को सिरे से खारिज कर दिया ऑनरेबल जस्टिस ने। तो कुल मिलाकर के यही सब चीज़ें हैं कि यहाँ पर फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर जा रहा है तो यही बात पर डिस्कस होगा कि आपने इस बात को पहले क्यों नहीं देखा कि क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है, क्योंकि इस प्रकार के मामले अगर आप देखेंगे ये लापरवाही का मामला है, क्योंकि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कोर्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है, आपने बिना देखे ही भविष्य में क्या हो सकता है इसमें एडमिशन ले लिया। भविष्य में क्या हो सकता है कहने का मतलब कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। आप बीएड कर रहे हैं, बीएड जाहिर सी बात है ऐसे अभ्यर्थी ही करते हैं जिनको अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी में जाना होता है, जिनका गोल बिल्कुल क्लियर है कि हमें केवल प्राइमरी में ही जाना है, वो आंख बंद करके डीएलएड में ही प्रवेश लेते हैं। तो इन सभी बातों पर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से चर्चा होगा कि जब आपके लिए केवल डीएलएड ही एकमात्र विकल्प था, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो फिर आपने बीएड में एडमिशन ही क्यों लिया। ये सारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा इस याचिका में, जो कि ये याचिका गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जिस तरीके से पिछली हियरिंग में ऑनरेबल जस्टिस ने क्रॉस क्वेश्चन खुद किया, उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बीएड के पक्ष में नहीं दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, जो भी इसमें अगर यहाँ पर एडवोकेट देखेंगे पिटिशनर की तरफ से, तो यहाँ पर नेहा राठी मैम को यहाँ पर एडवोकेट बनाया गया है। तो यहाँ पर इन सभी मामलों को लेकर के आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर वहाँ के जस्टिस नहीं पूछते हैं तो डीएलएड के वकील पूछेंगे कि जब आपका एकमात्र गोल केवल प्राइमरी ही था, आपको पहले से पता था कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो फिर आपने बीएड में एडमिशन क्यों लिया। या तो आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते थे। फिर यही सवाल उठेगा कि हमने तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके एडमिशन लिया था, तो वहां पर एनसीटी अपना किस तरीके से जवाब दाखिल करती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि जो एनआईओएस वाले मैटर में है, एनसीटी ने अपने हाथ पूरे तरीके से खड़े कर दिए थे। उन्होंने ये कहा कि ऑनरेबल जस्टिस जो कुछ भी डिसाइड करेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। अगर एनसीटी इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे देती है तब तो बीएड के लिए रास्ता ही पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसका बीएड और डीएलएड जब ये मैटर सुना जाएगा, पहले तो ये सभी चीज़ें डिसाइड होंगी कि क्या ये एसएलपी जो है वो एक्सेप्ट होती भी है या नहीं, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस इस प्रकार के मामले में ऑलरेडी सख्ती दिखा चुके हैं। तो इस प्रकार की याचिका पहले एक्सेप्ट होती है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो बहस किस नज़रिए से ऑनरेबल जस्टिस करेंगे, मतलब कि इस बहस को किस नज़रिए से देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो अगर आप मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन वाला हियरिंग देखेंगे, उसमें वो बिल्कुल क्लियर कट माइंडसेट था कि बीएड प्राथमिक में आ ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि आपको कड़े सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा आपको एडवोकेट के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।